हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पवन। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए पीछे के क्वेश्चन है इंडिया जीके के, वो स्टार्ट कर रहे हैं ना। और कोशिश ये रहेगी ये क्लास कंटिन्यू रहे। ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए जो, और एसएससी के लिए, और अदर जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों पटवारी में भी देखो 70+ नंबर के ये आने वाले हैं इंडिया जी के, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने क्या किया कि पूरा पेपर एक साथ उठाया, कि एक पेपर एक साथ उठाया जिसमें साइंस भी है और ये इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर सब है इसमें। ठीक है ना, तो जो आए हुए क्वेश्चन है वो उठा रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो आप साथ साथ उत्तर बताएंगे। पहला है हमारा, ये बोल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? पब्लिक सेक्टर, उसमें विनिवेश को कहते हैं। पहला ऑप्शन उदारीकरण, दूसरा वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और निजीकरण। ठीक है, आपको बताना है। आपके पास टाइम है, वो शुरू होता है अब। जल्दी बताओ भाई, आपके पास 10 सेकेंड है। टाइम ओवर। ठीक है, देखो ये बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। देखो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जो पब्लिक सेक्टर होता है, यानी गवर्नमेंट। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं भाई, दिखाई नहीं देगा, एक मिनट। गवर्नमेंट का जो होता है, जितने भी ऑफिस वगैरह जो भी है गवर्नमेंट क्षेत्र होता है, उसमें विनिवेश को यानी उसमें बेचने को, ठीक है, उसके शेयर वगैरह बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निजीकरण। जो आजकल सरकार कर रही है, सरकार यही तो कर रही है ना, जो जैसे ट्रेन को बेच रही है, बैंकों को बेच रही है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो थे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, देखना, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है, लेकिन वो बेच के अब क्या हो गए? निजीकरण। ठीक है, अंबानी अडानी जिनके भी है उनके हो गए वो। ठीक है, सरकार है ये काम कर रही है बेचने का। तो देखो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहेंगे? निजीकरण कहेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, ये बोल रहा है डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? आपको बताना है। ये पहला ऑप्शन है मछलियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है छिपकलियों के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपका पक्षियों के लिए, चौथा है उभयचरों के लिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम ओवर। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पक्षियों के समूह के लिए। जो पक्षियों का समूह होता है उसको डार्विन फिंचीज कहा जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? साथ साथ आप कमेंट करेंगे रोक के, पहले आप हर चाहे गलत हो या सही आप जरूर कमेंट करेंगे, ऐसी आशा है। ठीक है, अन्यथा मजा नहीं आएगा। अगला है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। कैसे किया जाता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, परियोजना निजी आय द्वारा। ठीक है, आपको बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम ओवर। तो इसका सही उत्तर है, वो है आपका प्रति व्यक्ति आय द्वारा। अरे किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का तभी पता चलेगा ना, तो उसकी खुद की आय कितनी है। अरे देश की आय कितनी भी हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वो देश की आय बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो आम है, जो मध्यम वर्ग है, वो तो पिछड़ी रहा है ना, तो उनकी आय का उससे पता थोड़ी चलेगा। तो वो खुद कितना कमा रहे हैं उनसे पता चलेगा कि उनकी आय कितनी है। तो यह आएगा प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगला है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? पहला है ऑप्शन समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है, वो होता है अब। बताओ भाई। टाइम ओवर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा, ये देखो सी ऑप्शन, ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है बताओ?
यह है अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, उन्हें संविधान का हृदय और आत्मा कहा। किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, आप बता सकते हो कि इसमें 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में क्या है, बता सकते हो क्या? उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। ठीक है, 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। वो है, आप कौन कौन सी जारी कर सकता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है हमारा, वो है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला कौन सा नहीं है? पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता, फिर कानून और व्यवस्था, और फिर है लोकोपयोगी सेवाएं। ठीक है, तो इनमें कौन सा होगा आपका ऑप्शन, वो आपको बताओ, जल्दी बताओ भाई, आपके पास है 10 सेकेंड। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा कानून और व्यवस्था। ये राज्य सरकार का मामला है। कानून और व्यवस्था है वो राज्य सरकार का है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी स्थानीय निकाय का मामला है। जैसे हमारे ऐसे बात करूं मैं लक्ष्मणगढ़ की, तो लक्ष्मणगढ़ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका देखने का अधिकार वहां के एसडीएम वगैरह जो भी है उनका है। स्वच्छता नगर पालिका का, वहां की जो सरकार है लोकल, उनका अधिकार है। लोकोपयोगी सेवाएं जैसे सड़क वगैरह, पानी, तो ये सभी सेवाएं वहां के साथ, वहीं जो स्थानीय सरकार है उनका मामला है। लेकिन कानून और व्यवस्था यानी पुलिस वगैरह ये किसके अंडर में आती है? राज्य सरकार के अंडर में आती है। ठीक है, अगला है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहां से? या इंग्लैंड से, कनाडा से, या यूएसए से, या फ्रांस से, आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक कौन सा सही है वो आपको बताना है। टाइम नाउ स्टार्ट। टाइम ओवर। तो कहां से ली गई है बताओ? ये ली गई है इंग्लैंड से। पहला ऑप्शन सही है इसमें। ये ली गई है कहां से? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, एकल नागरिकता कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। एकल नागरिकता का मतलब वो एक ही देश की नागरिकता हासिल करता है। जैसे भारत है, हम हमारी सबकी एकल नागरिकता, अगर हम दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ भारतीय जो नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये कहां से ली गई है? ये इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, और इसमें नौकरशाही वगैरह लोकसभा और राज्यसभा के जो शासनकाल है वो भी कहां से लिए गए हैं? इंग्लैंड से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट, ये देखो, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आपको बताना है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र यानी दल रहित लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे दल है ना, जैसे बीजेपी, कांग्रेस जो भी है, ठीक है, आप आम आदमी पार्टी वगैरह जो भी है, तो उनका प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने रखा था, या महात्मा गांधी ने रखा था, या विनोबा भावे ने रखा था, या ऐसे डांगे ने रखा था। आपको बताना है। ठीक है ना, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही होगा बताना है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसमें आएगा जयप्रकाश नारायण ने रखा था। किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने इसका रखा था। तो इसका आएगा ऑप्शन ए सही। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए सही आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये बोल रहा है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? यानी राज्य विधानसभा है उनमें सदस्यों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 350, 600, 500 और 750 आपको बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बताओ भाई। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा 500। कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। यानी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं राज्य विधानसभा में। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य इसके उदाहरण भी हैं। कौन कौन से? एक तो है गोवा। गोवा में कितने हैं भैया सीटें हैं? अभी
40 ही हैं, ठीक है। तो देखो ये 60 से कम है ना। दूसरा आपका इसमें है मिजोरम, मिजोरम में भी कितनी है, 40 सीटें ही हैं। और एक है सिक्किम, सिक्किम में कितनी है टोटल, उसमें 32 सीट है। तो ये इनके अपवाद हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम इनके अपवाद हैं। तो मिनिमम राज्य विधानसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, 60, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 500। तो इसके जो अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त, और तीसरा है रामगुप्त, और फिर है कुमारगुप्त। इनमें बताना है। तो इनमें कौन सा सही है, आपके पास है 10 सेकेंड, बताओ भाई। टाइम ओवर। तो देखो इसमें आएगा आपका, वो आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में फाहियान आया था, चीनी यात्री था, फाहियान आया था, ठीक है ना। ये आया था 399 से 414, 399 से 414 ईसा पूर्व आया था, ठीक है। उन्होंने अपनी जो यात्रा के वृत्तांत में आपको मैं पूछूं कि किस राज्य को ब्राह्मणों का देश कहा था, किस राज्य को कहा था, तो ये कहा था एमपी को, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को उन्होंने देखो अपनी यात्रा का वृत्तांत किया था, ठीक है, उल्लेख किया था एक डायरी में। तो उसमें बताया था कि मध्य प्रदेश को उसने क्या कहा था, ब्राह्मणों का देश कहा था, ठीक है। अगला है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने तथा फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई। पहला ऑप्शन है वो कोलकाता, दूसरा है कासिम बाजार, फिर है सिंगूर, फिर है बर्दवान, ठीक है। इनमें से आपका कौन सा सही है बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, बताओ भाई। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। वो है कासिम बाजार, कौन सा, कासिम बाजार को, ठीक है। हुगली के बाद कासिम बाजार को ही, ठीक है, वहां अंग्रेजों को जो व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। कहां दी गई थी, कासिम बाजार में। अगला है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। यह गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु तेज बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने, किसने कहा था, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 4, इनमें बताना है। टाइम नाउ स्टार्ट। इसमें आएगा ऑप्शन बी, कौन सा आएगा, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। गुरु हरगोविंद ने, किसने, गुरु हरगोविंद ने कहा था। ये देखो सिखों के 6वें गुरु थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह बताया था, ठीक है ना। अगला महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, आपको बताना। 1928 में किया था, या 1930 में किया था, या 1931 में किया था, या 1922 में किया था, आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। और टाइम नाउ स्टार्ट, बताओ भाई, जल्दी बताओ। इसमें आएगा 1930, कौन सा आएगा, 1930 में, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। और उन्होंने कानून तोड़ा था, वो तोड़ा था 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1930 को उन्होंने कानून तोड़ा था। तो उन्होंने ये महात्मा गांधी द्वारा अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, 1930 में किया था। शुरुआत कब की थी, 12 मार्च 1930 को। कहां से की थी, साबरमती आश्रम से, ठीक है ना। कब तोड़ा था कानून, ये तोड़ा था 5 अप्रैल 1930 को तोड़ा था, ठीक है। अगला
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? तो किसने दिया था बताना है आपको। चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या भगत सिंह ने दिया था, या इकबाल ने दिया था? ये बताना आपको, जल्दी बताओ। टाइम नाउ स्टार्ट। टाइम ओवर। ठीक है, तो ये देखो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था इकबाल ने दिया था। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। और सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था? वो किया था भगत सिंह ने। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था वो भगत सिंह ने किया था, और उन्होंने इस शब्द को, इस नारे को प्रसिद्ध भी किया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने दिया। और सबसे पहले इसने प्रयोग किसने किया? भगत सिंह ने प्रयोग किया था। अगला, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है कौन से स्थान पे है? दूसरे पे, या तीसरे पे, या चौथे पे, या पांचवे पे? बताना है। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड। तो टाइम स्टार्ट होता है अब, बताओ। तो इसमें आएगा, सही ऑप्शन है वो दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और एशिया में प्रथम स्थान है। एशिया में फर्स्ट और विश्व में दूसरा स्थान है रेलवे नेटवर्क का। ठीक है। अगला, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस है कौन सी है? सबसे प्राचीन एयरलाइंस आपको बतानी है। आपके पहला ऑप्शन है डच के एलएम, फिर है एयर कनाडा, फिर है क्वांटास एयरवेज, फिर है एयर सारा। आपके पास है कितनी सेकंड? 10 सेकंड। तो बताना है आपको। टाइम नाउ स्टार्ट। तो कोई इसमें आएगा हमारा पहला ऑप्शन, डच के एल एम। ठीक है, उन्होंने, ये प्रथम एयरलाइंस है, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस जो सबसे पुरानी है। ये 1919 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है। अगला है, द्वीप एक द्वीप है किसे? दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, और महाराष्ट्र से हटकर आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, टाइम नाउ स्टार्ट। तो ये है गुजरात से हटकर। कौन सा? गुजरात से हटकर है। एक द्वीप है गुजरात का, वो है बेरावल बंदरगाह। सॉरी, बंदरगाह एक, बेरावल बंदरगाह, उसके पास है, वो है द्वीप। ठीक है, और ये गुजरात से हटकर है, यानी गुजरात के पास ही है। अगला, अरे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। अगला हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वह सागर, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध मतलब चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है। पहला लाल सागर, दूसरा है तिमोर सागर, फिर है उत्तरी सागर, फिर है अरल सागर। आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है? और टाइम नाउ स्टार्ट। टाइम ओवर भाई। तो इसमें आएगा, वो आएगा अरल सागर। कौन सा? अरल सागर। ये कहां स्थित है? ये देखो, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। ठीक है, जो भूबद्ध है। अगला आपको बताना है, वो बताना है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? आपको बताना है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है वो कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर कावेरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। टाइम नाउ स्टार्ट।
जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो इसमें सही होगा, वो होगा गोदावरी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पे है? गोदावरी की। और गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्प की सुखोई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। कौन सा है वो? इलायची है या दालचीनी है या लौंग है या केसर में? पुष्प की सुखोई गई यानी सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। कौन सा? इलायची, दालचीनी, लौंग और केसर। चार में से आपको एक बताना है कौन सा सही है। टाइम नाउ स्टार्ट। तो इसमें आएगा लौंग। ठीक है, लौंग जो पुष्प है उसको सुखाकर वहां उसको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो लौंग है उसका पुष्प को सुखाकर, यानी लौंग अपने आप में एक पुष्प ही होती है, सुखा हुआ फूल होती है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। लौंग का कोई वानस्पतिक नाम बता सकता है क्या? बोटनिकल, यह सीजियम एरोमेटिकम। क्या नाम है? सीजियम एरोमेटिकम इसका नाम है। ठीक है, अगला, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? आपको बताना कौन सा है वो। कंकाल है, तंत्रिका है, संयोजी है या जनन कोशिका है? कौन सी कोशिका में विभाजन नहीं होता आपको बताना है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। इसमें आएगा तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं में कभी भी विभाजन नहीं होता जन्म के बाद में, कभी भी। अगला है डीएनए अंगुली छाप। अंगुली छाप को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए बोलते हैं ना, डीएनए टेस्ट करवा लो, तो किसकी ये पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपरोक्त सभी? आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है और टाइम नाउ स्टार्ट। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखो डीएनए टेस्ट का माता पिता की पहचान के लिए कि ये इनके माता पिता हैं। बलात्कारियों के लिए, ठीक है, कानून में ये सहायता करता है। चोर, जैसे कोई भी बाल वगैरह कुछ भी वहां चोरी करते समय छोड़ गया तो उसकी पहचान के लिए। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, कितना होता है? 80 से 120, 120 से 140, 140 से 180, 180 से 200। सामान्य स्तर आपको बताना, नॉर्मल लेवल कितना होता है। टाइम नाउ स्टार्ट। तो इसमें ऑप्शन होगा, वो होगा डी, 4 नंबर। इसने 4 नंबर बताया, वो सही है, अन्यथा गलत है। वो कितना होगा? 180 से 200 तक नॉर्मल लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का मानव रुधिर का में। ठीक है, अरे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो भाई, ऐसे नहीं चलने वाला काम। अगला, निम्न में से कौन सा नियत तापी होता है, यानी उसका तापमान शरीर का समान होता है? किसका होता है? व्हेल का, व्हेल शार्क का, या एलाइटीज का, या डेक्रो का? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। टाइम नाउ स्टार्ट। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा व्हेल मछली का, उसका नियत तापी प्राणी है ये। इसका देखो तापमान है वो फिक्स रहता है, समय के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, बाहरी वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता, इसका तापमान शरीर का फिक्स रहता है। और ये स्तनपायी भी है, यानी मेमेलीज भी है। व्हेल मछली है वो स्तनपायी भी है और ये नियत तापी भी है। ठीक है, अगला,
शाब्दिनी यानी सिरिक्स किसका वाक्यंतर आपको बताना, यानी किसमें वाक्यंतर पाया जाता है, सिरिक्स या शाब्दिनी। बहुत बार सिरिक्स डायरेक्ट लिख के आता है, वो सिरिक्स किसका वाक्यंतर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके पास। पहला ऑप्शन है उभयचर में, फिर है सरीसृप में, फिर पक्षियों में या स्तनी में, बताना है। टाइम नाउ स्टार्ट, बताओ भाई। इसमें आएगा ऑप्शन सी सही, पक्षियों, पक्षियों में पाया जाता है शाब्दिनी या सिरिक्स वाक्यंतर। अगला, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन, भारी पानी, यूरेनियम और या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा सही है, आपके पास है 10 सेकेंड बताने। टाइम नाउ स्टार्ट। तो इसमें होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके क्या करो, जल्दी जल्दी कमेंट। तो यह है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन या कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान देखो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना होता है, तो न्यूट्रॉनों का अवशोषण करना आवश्यक होता है। तो इसको अवशोषण के लिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो या तो बोरॉन या कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। ठीक है, आपको बताना है। टाइम नाउ स्टार्ट। तो इसमें आएगा ऑप्शन कौन सा, 4। यह है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे आधारित। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। और परमाणु बम, यह है नाभिकीय विखंडन पर आधारित, विखंडन अभिक्रिया पे आधारित। ठीक है, और जो यह हाइड्रोजन बम होता है ना, बम, ये परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। कितना गुना, 1000 गुना शक्तिशाली। ठीक है, एक बात और पूछूं मैं, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यही होती है संलयन अभिक्रिया। कौन सी, संलयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला, सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि क्यों है भाई, सबसे, सौरमंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की, यह सबसे गर्म भाग है। तप्त का मतलब गर्म, क्यों है, यह सूर्य के निकट है, इसमें आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊर्जा पैदा होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से बताना है कौन सा सही है। टाइम नाउ स्टार्ट। तो इसमें आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, इसमें आएगा ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो सूर्य से विकिरण के रूप में ऊर्जा आती है पृथ्वी पे, ठीक है, और वहां जो पृथ्वी की जो परत है वो क्या कर लेती है, इन ऊर्जाओं का यानी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो ये गर्म हो जाती है। तो इसी कारण जो ये सौरमंडल है, पहली परत है, ये गर्म हो जाती है। ठीक है, अगला, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या कोरोना या स्थल मंडल। ठीक है, इसमें से बताना आपको। आपके पास 10 सेकेंड है, टाइम नाउ स्टार्ट। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा
देखो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बाह्यतम परत होती है दिखाई देती है, इसको किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, जो अंदर होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। कितने क्या कहते हैं, क्रोड। अंदर जो केंद्र होता है सूर्य का उसको क्रोड कहते हैं, और इसका तापमान होता है वो होता है 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ केल्विन होता है। लगभग 1 करोड़ केल्विन इसका तापमान होता है केंद्र का। ठीक है, अगला, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था, आपको बताना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ब्रह्मपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। टाइम नाउ स्टार्ट। तो इसमें आएगा ऑप्शन कौन सा, इसमें आएगा 2 नंबर ऑप्शन सही, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, यानी एकक मतलब इकाई है। तो देखो, डेटा के प्रेषण यानी एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहे हैं, उनकी गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेगाहर्ट्ज का या प्रति सेकंड का या बीट प्रति सेकंड का या नैनो सेकंड का प्रयोग किया जाता है। आपके पास है 10 सेकंड, तो बताओ, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा कौन सा, बीट पर सेकंड, यानी ऑप्शन सी सही, बीट पर सेकंड का प्रयोग किया जाता है डेटा की प्रेषण गति को मापने के लिए। अगला है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, किसमें होती है, संलयन अभिक्रिया में, विखंडन अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। टाइम नाउ स्टार्ट। तो कौन सी अभिक्रिया है, वो है विखंडन अभिक्रिया। तो सबसे खतरनाक होती है ये विखंडन अभिक्रिया, इसमें हानिकारक विकिरण निकलती है सबसे ज्यादा। अगला है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। आजकल आते हैं ना मोबाइल के ग्लास वगैरह, जो प्लास्टिक की तरह होते कांच के, लेकिन प्लास्टिक की तरह वो टूटते नहीं है। तो ये कांच प्रबलित प्लास्टिक, यानी प्रबलित मतलब बिल्कुल कठोर, जो टूटे नहीं। किस कांच का प्रयोग किया जाता है, पायरेक्स कांच का या फ्लिंट कांच का या क्वार्ट्ज कांच का या रेसा कांच का, आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है, बताओ भाई। तो इसमें आएगा आपका कौन सा आएगा भाई, इसमें आएगा फाइबर ग्लास का, यानी फाइबर ग्लास यानी रेसा कांच, फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, नाम ने सुना होगा ना आपने, फाइबर ग्लास डलवाया मैंने, तो ये फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। कठोर होता है, ये टूटता नहीं इतना जल्दी। अगला, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है, कौन सी धातु इटाई इटाई, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट या कॉपर, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 10 सेकंड भी है। ठीक है, दोनों है आपके पास, बताओ भाई। तो ये आ गया कैडमियम धातु। ठीक है, तो इटाई इटाई रोग पैदा कौन करता है, कैडमियम धातु। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, कोई बता सकता है क्या, इटाई इटाई रोग ये किससे कमी से होता है, ये कैडमियम, जो कैडमियम धातु है वो इटाई इटाई रोग पैदा करती है। ठीक है, और इससे होता क्या है, जो हमारी हड्डियां हैं ये कमजोर हो जाती है, टूटने लगती हैं। तो ये किसके कारण होता है, कैडमियम धातु के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, अगला, विमानन गैसोलीन में
ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ग्लाइकोल? देखो कारण, पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है और पेट्रोल की खपत घटाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है आपको बताना है। आप टाइम नाउ स्टार्ट। ये आएगा ऑप्शन सी। देखो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। विमानन गैसोलीन मतलब जैसे विमान में ईंधन भरा जाता है, जो हवाई जहाज वगैरह हैं तो वो ऊपर उठते हैं, ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जाते हैं तो देखो ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि तापमान कम होता जाता है, तो ऊपर तापमान बहुत कम होता है, तो वह क्या होता है कि तापमान कम होने के कारण पेट्रोल जमने के कारण रहता है, तो उसको रोकने के लिए पेट्रोल में, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिमीभवन, हिमीभवन का मतलब हिम यानी बर्फ भवन, ठीक है, बर्फ का बनने से रोकने के लिए, यानी जो पेट्रोल को बर्फ बनने से रोकने के लिए ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। और जो ठंडे प्रदेशों में गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल में भी ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो गया। अगला, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है पृथ्वी का सबसे बड़ा, बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल या जीवमंडल। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 10 सेकंड भी है। ठीक है, दोनों मिला के आपको बताने हैं। तो इसमें होगा कौन सा भाई? बताओ बताओ कौन सा होगा? इसमें होगा जीवमंडल। जीवमंडल है वो पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है पृथ्वी का सबसे बड़ा, कौन सा? जीवमंडल। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार श्रृंखला में यानी खाद्य श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, केवल कितनी होती है? 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। आपके पास 4 ऑप्शन और 10 सेकेंड है बताने आपको, दोनों मिला के बताओ भाई। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सूर्य है ना, सभी को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। तो सूर्य से कहां आती है? पहले पौधों में आती है, ये पौधे हैं, ठीक है, पौधों में, हम में आती है ना, ये इंसान है, इंसानों में आती है। ठीक है, अब देखो इंसानों को जैसे कोई शेर खा गया तो उसकी बात करें तो देखो सूर्य से जो पौधे है ना वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो जितनी ऊर्जा आती है उसका 1 से 3% ही ग्रहण करते हैं। कितना? 1 से 3%। फिर है ना क्या होता है कि एक दूसरे से जो चलती है खाद्य श्रृंखला, उसमें 10% ऊर्जा चलती है। कितनी चलती है? 10%। ठीक है, जैसे हमारे में ऊर्जा है जितनी भी, अगर हमको शेर खा जाए तो उसमें हमारी 10% उनको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो सूर्य से जो पौधों के पास ऊर्जा आती है वो पौधे 1 से 3% का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बोला ना पादप द्वारा सौर ऊर्जा, तो कितना प्रतिशत यूज करेंगे? 1%। लेकिन ऐसा आता कि अगर पादपों द्वारा मनुष्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10%। ठीक है, लेकिन हमें बोला है कि सौर ऊर्जा से कितनी मिलती है पादपों को? तो वो मिलती है 1%। ठीक है, समझ में आया? अगला, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, पतला करता है, किसको करता है? O3 परत को यानी ओजोन परत को, O2 परत को यानी ऑक्सीजन परत को, SO2 परत को और CO2 परत को। आपके पास 4 ऑप्शन और 10 सेकेंड है, आपको बताना है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो इसमें आएगा कौन सा? O3 परत को। जब पैराध्वनिक जेट प्रदूषक है, जो जेट विमान है, वो क्या करते हैं? O3 यानी ओजोन परत को पतला कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से प्रदूषण फैला रहे हैं। तो O3 परत को पतला करने में किसका योगदान है? वो है पैराध्वनिक जेट विमानों का। अगला, OTEC का पूरा नाम है, आपको बताना है OTEC का पूरा नाम।
ठीक है, आपके पास ऑप्शन पहला है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, फिर है ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, फिर है ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वेंशन, फिर आपके पास ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको कौन सा सही है बताना है। आपके पास है 10 सेकंड और 4 ऑप्शन। बताओ भाई, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। तो इसमें होगा ऑप्शन 4। कौन सा होगा? ऑप्शन 4, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। 4 नंबर ऑप्शन होगा, वो होगा ओटीईसी की फुल फॉर्म। ठीक है, अगला, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? आपको बताना है दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एंडमसन, जोक केबोट और तस्मान ने। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है। और टाइम नाउ आप स्टार्ट। 10 सेकंड आपके पास है, बताने आपको। तो इसमें कौन सा सही होगा? एडमसन सही होगा। नॉर्वे का एक नाविक था, नॉर्वे का नाविक जिसका नाम था रोल्स इमंडसन, जिन्होंने खोज की थी दक्षिणी ध्रुव की। ठीक है ना, और ये की थी 1911 में। कब की थी? 1911 में। ठीक है, अगला, ये तो राजस्थान के हो, आराम से बता दोगे। यह निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राउफ, जोरा, विगी, सुईसिनी। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना आप। जल्दी बताओ भाई, समय शुरू होता है अब। जल्दी बताओ। टाइम ओवर। इसमें आएगा कौन सा? जोरा, जोरा या जोरिया, जोरा या जोरिया लोक नृत्य। ये किनके द्वारा किया जाता है? ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। विवाह के समय जब शादी समारोह होता है तो उसमें डांस किया जाता है। ठीक है, किस उसको बोलते हैं जोरा या जोरिया। ठीक है, राजस्थान में। तो राउफ मैंने बताया, आपको कमेंट करके बताना ये कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।